चलिए एक बार सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। 5 बज चुके हैं और गुड इवनिंग का टाइम हो गया है। क्या करें, जिंदगी में 2 ही चीज लिखी है, पढ़ना पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना, है ना। आप पढ़े जा रहे हैं, हम पढ़ाए जा रहे हैं, आप पढ़े जा रहे हैं, मैं पढ़ाए जा रहे हैं। एक बात बताओ, ये डोरेमोन कौन है? अरे मेरे भाई वॉइस अभी लो। अरे डोरेमोन तो आ गया है, सुजुका कहाँ गई? सत्यम, डोरेमोन तो है, वेयर इज सुजुका? चलिए तो आज की क्लास के अंदर स्टार्ट किया जाए कॉस्ट शीट। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म हो जाएगी दोस्तों। ये हमारा एक लास्ट चैप्टर है और ये पूरा चैप्टर बेस्ड है प्रैक्टिकल पर। फुल चैप्टर बेस्ड है किस पर? प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पर। पूरा चैप्टर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तीस मार्क्स नहीं बेवकूफ, 20 मार्क्स। चैप्टर खत्म होने को आया, इसको ये नहीं पता कि कॉस्ट अकाउंटिंग कितने नंबर की है। 20 मार्क्स की है, 20 मार्क्स मेरे भाई। अब कॉस्ट शीट जो है हमारा तीसरा चैप्टर है। सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाने से पहले मैं आपको कॉस्ट शीट के बारे में बताऊं कि कॉस्ट शीट क्या होती है। एक एक करके पढ़ेंगे। कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, कॉस्ट शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि कॉस्ट शीट अकाउंट तो नहीं है, लेजर अकाउंट तो नहीं है, डेबिट क्रेडिट तो यहां पर होगा नहीं। कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है डिजाइन टू शो। डिजाइन मतलब जिसको बनाई जाती है। कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जिसको बनाई जाती है। क्या शो करने के लिए, क्या दिखाने के लिए? एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, अलोंग पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कितना आउटपुट आया है। मतलब एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कितना आउटपुट आया है, मतलब वो आउटपुट यूनिट का हो सकता है, वो आउटपुट खर्चे का हो सकता है कि कितना खर्चा मेरा हुआ है एक अकाउंटिंग पीरियड में। एक अकाउंटिंग पीरियड में मेरा कितना एक्सपेंसेस या कितने यूनिट मैंने बनाए जिसमें मेरा इतना खर्चा हो गया। इसको निकालने के लिए, इसको दिखाने के लिए, निकालने के लिए नहीं, दिखाने के लिए। निकालने, यहां पर निकालने का काम नहीं है कि एक यूनिट बनाऊंगा दोस्तों, ये पेन बनाने में रॉ मटेरियल कितने का लगा, हमें नहीं पता कितने का लगा। हमें वो बता कर देगा कि भैया एक पेन बना रहे हैं, इस पेन में इतने रुपए का रॉ मटेरियल लगा है, इतने रुपए की लेबर लग गई और इतने रुपए के एक्सपेंसेस लग गए। ठीक है जी। तो हमें निकालना नहीं है, हमें निकालना नहीं है, हमें यहां पर निकाल के मिलेगा, हमें तो सिर्फ दिखाना है। इसलिए लिखा है शो। क्या लिखा है? शो। तो कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बनाई जाती है दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? कि एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना यूनिट मैंने बनाया और उस यूनिट पे कितना खर्चा मैंने किया। बताओ, क्या आपको समझ में आया? कॉस्ट शीट क्या है दोस्तों? कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बनाई जाती है किसी चीज को दिखाने के लिए। किस चीज को दिखाने के लिए? कि एक अकाउंटिंग पीरियड में मैंने कितनी यूनिट बनाई और कितना खर्चा मेरा हो गया। बताइए सर, समझ में आया नहीं आया? कॉस्ट शीट इज एन स्टेटमेंट डिजाइन टू शो द आउटपुट या फिर एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। एक साल में कितना खर्चा आपने किया, कितनी यूनिट बनाई और उस यूनिट पे कितना खर्चा आपका हो गया, इसको जिस स्टेटमेंट में दिखाएंगे, खर्चे को जिस स्टेटमेंट में दिखाएंगे, वो हमारी स्टेटमेंट कॉस्ट शीट मानी जाएगी। मैंने बहुत सारे पेन बनाए हैं, मैंने बहुत सारे पेन बनाए हैं दोस्तों, बहुत सारे पेन बनाए हैं और उस पेन बनाने में मेरा बहुत सारा खर्चा हुआ है। अलग अलग खर्चे हुए हैं। रॉ मटेरियल खर्चा हो गया, लेबर का हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए और फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे हो गए, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, बेचने और भेजने के खर्चे हुए। सारे खर्चे मैंने जिस स्टेटमेंट में लिखे हैं वो स्टेटमेंट कॉस्ट शीट होगी। लो जी लो, कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बनाई जाती है हर एक अकाउंटिंग पीरियड में।
अब यहां पर दोस्तों अकाउंटिंग पीरियड वर्ड का यूज करा गया है। यहां पर किस चीज का यूज करा है? यहां पर दोस्तों अकाउंटिंग पीरियड का यूज करा है। अकाउंटिंग पीरियड होते हैं दो तरीके के, एक को कहते हैं फाइनेंशियल ईयर और एक को कहते हैं कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर दोस्तों स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च और कैलेंडर ईयर स्टार्ट होते हैं 1 जनवरी से 1 जनवरी से। ये क्या है बे? आओ रामलीला देखते हैं, रामलीला देखते हैं, आ जाओ। पर्दा कैसे खुलेगा? हैं? ये तो धोखा हो गया यार, यहां पर दे रखा है कि ओके छोड़ो, टाइम पास नहीं करना। यहां पर लिखा है दोस्तों अकाउंटिंग पीरियड, यहां पर लिखा है अकाउंटिंग पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड? अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च और दोस्तों कैलेंडर ईयर चालू होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अब जो भी कंपनी यूज कर रही है, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर यूज कर रही हो, चाहे वो कैलेंडर ईयर यूज कर रही हो, जो भी कंपनी यूज कर रही है दोस्तों, उसे उस साल में कितनी यूनिट आपने बनाई, ठीक, उस यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आपने किया और ये खर्चा कहां कहां किया है, ये सब दिखानेंगे एक स्टेटमेंट में। उस स्टेटमेंट को कॉस्ट शीट कहेंगे। लो जी, अरे सॉरी, भारी मिस्टेक हो गई, 31 दिसंबर। एक तो आप आउटपुट और उसका खर्चा दिखाते हो कि कितनी यूनिट आपने बनाई और उस पर कितना खर्चा हुआ है। विथ मतलब एक तो आउटपुट, कितना आउटपुट किया है आपने, मतलब आपने कितनी यूनिट बनाई उस साल में और उस यूनिट में कितना खर्चा आपने किया। और एक ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट। ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है ये खर्चा आपने किस किस जगह पर किया है। मैंने कहा कि आपने 1 लाख यूनिट बनाई और 1 लाख यूनिट बनाने पर आपने 10 लाख का खर्चा किया। अब मैं बताओ ये 10 लाख में कितना खर्चा मटेरियल को खरीदने में हुआ है, कितना खर्चा डायरेक्ट लेबर में हुआ है, कितना खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस में हुआ है, कितना खर्चा फैक्ट्री के अंदर हुआ है इनडायरेक्ट वाला पार्ट, कितना खर्चा आपका ऑफिस में हुआ है और कितना आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ है। जब हम सभी खर्चों को डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में, फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग में बांट देते हैं, 10 लाख का खर्चा करा दोस्तों 1 लाख यूनिट पेन बनाने में। जो 10 लाख का खर्चा करा है वो किस किस जगह करा है, जब आप इसको बांट दोगे इसको ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। मैंने कहा कि 10 लाख के खर्चे में से 1 लाख मटेरियल पे हो गया, 50,000 लेबर पे हो गया, 50,000 डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, 2 लाख फैक्ट्री के ओवरहेड हो गए मतलब इनडायरेक्ट खर्चे, फिर 3 लाख रुपए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में हो गए और फिर बाकी के 2 लाख, 2 4 5 6 और 4 लाख रुपए हो गए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आपने इस 10 लाख के खर्चे को क्या करा? मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में बांट दिया। इसको कहते हैं ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। क्या कहते हैं इसे? ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। बताइए सर, समझ में आया नहीं आया? क्लियर? ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट का मतलब क्लियर? तो अब मैं दोबारा से बताऊं, कॉस्ट शीट क्या है? कॉस्ट शीट इज एन स्टेटमेंट, सॉरी, कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट। कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जो कि बनाई जाएगी, जितनी यूनिट आपने एक पर्टिकुलर ईयर में बनाई उसका खर्चा कितना हुआ है वो दिखाने के लिए, और ये खर्चा किस किस जगह पर हुआ है ये दिखाने के लिए। तो मैंने 1 लाख यूनिट बनाई और उस पर 10 लाख का खर्चा करा और उस पर इस जगह पर खर्चा करा। जिस स्टेटमेंट में ये चीज दिखाओगे वो स्टेटमेंट कॉस्ट शीट है। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है या नहीं है बताओ? 2 लाइन समझ में आ गई? पहली 2 लाइन समझ में आ गई? हाँ सर, पहली 2 लाइन।
अब जो डाटा इनकॉर्पोरेटेड इन अ कॉस्ट शीट आर कह रहा है, जब मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा मतलब वो स्टेटमेंट बनाऊंगा, अब उस स्टेटमेंट के अंदर ये देखना पड़ेगा कि भाई कितने का खर्चा मटेरियल का हुआ है, कितने का लेबर का, कितने का डायरेक्ट एक्सपेंस, कितने का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कितने का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब मुझे पहले पता करना पड़ेगा ना कि मटेरियल में कितना खर्चा हुआ है, लेबर में कितना हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हुए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में फैक्ट्री में, ऑफिस में और सेलिंग में कितना खर्चा हुआ है। अब कोई भी डाटा जब मैं ये स्टेटमेंट में डालूंगा, स्टेटमेंट में डालना पड़ेगा मुझे कि भाई रॉ मटेरियल खर्चा इतना, लेबर का खर्चा इतना हो गया, एक्सपेंस का खर्चा इतना हो गया, फैक्ट्री में इतना खर्चा हो गया, ऑफिस में इतना हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इतना हो गया, तो टोटल इतना हो गया, ये मुझे दिखाना पड़ेगा। अब भाई ये जो कितना खर्चा हुआ है, लेबर में कितना, मटेरियल में कितना, ये कहां से आएगा, तो ये आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। ओहो, ये बात थी क्या। हाँ दोस्तों, मतलब कोई भी डाटा जब कॉस्ट शीट में डाला जाता है, इनकॉर्पोरेट मतलब डाला जाता है, वो डाटा कलेक्ट किया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से। आहा, ओहो, ये क्या था, यही था। मतलब अगर आप बताओगे कि क्या है, ये लाली नहीं है, ये क्या है, चल बेटा साइड में आ जा। मैंने कहा बताओ कॉस्ट शीट क्या है, तो आप कहते हो सर कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है। मैंने कहा ठीक है, कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है। मैंने कहा कॉस्ट शीट में करेंगे क्या, आप कह रहे हो सर कॉस्ट शीट में हम शो करेंगे, क्या शो करेंगे, दो चीज, आपने कितना आउटपुट जनरेट करा और वो आउटपुट जो जनरेट करा उस पर कितना खर्चा हुआ है। जब आप एक्सपेंस को अलग अलग मात्रा में बांट देते हैं, कैसे अलग अलग मतलब कैसे, भाई कितना खर्चा फैक्ट्री में हुआ है, भाई डायरेक्ट कितना खर्चा हुआ है, डायरेक्ट पार्ट कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट कितना है, मतलब फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल कितना है, सर डायरेक्ट लेबर कितना है, और डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, फैक्ट्री के खर्चे कितने हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे कितने हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको प्यार से क्या नाम दिया जाता है, ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। अब इसमें कितना खर्चा हुआ है, इसमें कितना खर्चा हुआ है, इसमें कितना खर्चा हुआ है, ये सारे खर्चे कहां से आएंगे, ये इनकॉर्पोरेट होंगे कहां से, भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। बताइए समझ में आ रही है बातें, इतनी बातें मैंने बताई आपको अभी तक। कोई भी डाटा जो कॉस्ट शीट में जाएगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लिया जाएगा। यही तो बातें बताई मैंने अभी तक आपको। कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जो बनाई जाएगी, कब बनाई जाएगी सर, अकाउंटिंग पीरियड में बनाई जाएगी। ये भूल गए आप, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है सर, कैलेंडर ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर, किसी एक साल में बनाई जाएगी। और क्यों बनाएंगे, कि कितना आउटपुट जनरेट करा, उस आउटपुट में कितना खर्चा हुआ है, जितना भी खर्चा हुआ है उसको अलग अलग करके ब्रेकअप करेंगे। बाबू सोना वाला ब्रेकअप नहीं कह रहा मैं, कॉस्ट खर्चे को अलग अलग डिपार्टमेंट में डालना, अलग अलग हेड में डालना, इसको कहते हैं ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। अब कितना खर्चा मटेरियल का हुआ है, कितना लेबर का हुआ है, ये कौन बताएगा, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले बंदे बताएंगे हमें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डिपार्टमेंट होगा हम उनसे पूछेंगे, हाँ भाई बेटा इधर आओ, ये बताओ कि रॉ मटेरियल में कितना खर्चा कराया आपने, वो कहेगा इतना खर्चा करा, लिया रॉ मटेरियल का, लिया डायरेक्ट लेबर का कितना खर्चा हुआ है वो बताओ। ये सारा खर्चा कितना कितना हुआ है ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले बताएंगे हमें। क्यों सर, वो क्यों बताएंगे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों, क्योंकि जब भी कोई ट्रांजैक्शन की जाती है तो जर्नल एंट्री पास होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, सारे वाउचर होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले के पास, हमारे पास थोड़ी ना होता है। हम तो उनसे बोलेंगे लाओ बेटे इधर दे दो, ये रॉ मटेरियल वाला खर्चा हमारी तरफ भेज दो, इधर हमें भी रिकॉर्ड करना है, हमें भी बनानी है कॉस्ट अकाउंटिंग। आ रहा समझ में, क्लियर है। चलिए जी, सीए लोग थोड़ी ना करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, करते हैं तो हम भी कम से किसी से कम थोड़ी ना है, हम भी करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
किसने बोला सीए ही करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? सीए, सीएमए, सीएस तीनों करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, सारे जने कर सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, किसी में रोक टोक नहीं है। अकाउंट्स मेंटेन करना कोई रोक टोक थोड़ी ना है किसी में। अकाउंट्स का ऑडिट नहीं कर सकते हम, बेवकूफो, मतलब है दोनों में। अकाउंट्स बना सकते हैं पर अकाउंट का ऑडिट नहीं कर सकते। समझ नहीं आ रहा आपको? तो चलिए, तो डिपार्टमेंट समझ में आया? इतनी बातें समझ में आ गई। कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जो हर अकाउंटिंग पीरियड में बनाई जाएगी, ये दिखाने के लिए कि कितना आउटपुट हमने जनरेट करा और उस पर कितना कितना खर्चा हुआ है। ये खर्चे को हम बांट देंगे अलग अलग हेड में, इसको ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट कहा जाएगा। कितना खर्चा कहां कहां हुआ है ये हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले बताएंगे। इतनी बातें मैंने आपको बता दी है। आ जाओ अब। The data incorporated in a cost sheet are collected from the statement of account which have been written in a cost accounting. डाटा जो लिया जाएगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों से लिया जाएगा और उसको रिकॉर्ड किया जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। अब एक बात समझ में आ रही सर, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम कब बनाएंगे? जैसे कि पीएनएल अकाउंट बनाते थे साल के एंड में और बैलेंस शीट बनती थी साल के एंड में, क्या हम कॉस्ट शीट भी साल के एंड में बनाएंगे? ना, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कॉस्ट शीट डे बाय डे ले सकते हैं। मतलब आप अपना डाटा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लोगे वो डे बाय डे ले लो, रेगुलर पीरियड में ले लो, हफ्ते में ले लो, महीने में ले लो, जिस मर्जी में ले लो। जब आपका मन करे कॉस्ट शीट बनाने का तब बनाओ आप कॉस्ट शीट, मर्जी आपकी। ठीक है जी, जैसे बीआरएस बनती है जब मर्जी। अच्छा, जो भी इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन कॉस्ट शीट। ओ, जब हम कोई इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले से लेंगे और उसको कॉस्ट अकाउंटिंग में डालेंगे तो वो जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों, जो फाइनेंशियल वाले से कॉस्ट में डाला, ये डिपेंड करती है अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। ओ अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट वाले लाइन का मतलब क्या है? जरा ध्यान जुड़े। एक बात मुझे बताओ, कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या मतलब होता है? बेसिकली एक पेन बनाने में कितनी कॉस्ट आई ये कैलकुलेट करना कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है ना? राइट? कहां कितना खर्चा हुआ अलग अलग हेड में डालना, ये मतलब है। एक बात मुझे बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अगर कोई पैसा मैं बैंक में इन्वेस्ट कर दूं और उसमें मुझे मिल जाए एफडी के इंटरेस्ट मिल जाए, तो क्या वो इंटरेस्ट जो इनकम है फाइनेंशियल वालों के लिए, क्या वो हम कॉस्टिंग में रिकॉर्ड करेंगे? क्या इंटरेस्ट, क्या उस इंटरेस्ट से एक्सपेंस को बनाने में कोई मतलब है क्या? बताओ, सही बात है सर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है वो फाइनेंशियल का पार्ट है, कॉस्टिंग का थोड़ी ना। उससे पेन बनाने से क्या मतलब भाई? आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, उससे आपको कोई रिटर्न जनरेट हुआ है। अरे हमारा क्या काम उससे भाई? हमें तो ये बताना है पेन बनाने में कॉस्ट कितनी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों ने रॉ मटेरियल खरीदा, ये है हमारे काम का, यही तो चाहिए हमें कि एक पेन बनाने में कितना कॉस्ट आएगा, तो रॉ मटेरियल कितना खरीदा, ये चाहिए हमें। समझ में आ रहा है आपको? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितने खर्चे हुए क्या सारे ले लूं मैं? नहीं 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 नहीं, सारे नहीं ले जाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितने खर्चे होते हैं वो सारे नहीं ले सकते आप, वही खर्चे लोगे जो कॉस्टिंग का पार्ट है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से खर्चे फाइनेंशियल के लेने हैं और कौन से नहीं लेने? हमें यह पता है कि सारे खर्चे का जो अमाउंट आएगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों से आएगा। अब हम कौन से खर्चे फाइनेंशियल से ले और कौन से ना ले ये मैनेजमेंट बताएगा, हमें मैनेजमेंट बताएगा। लास्ट वाली लाइन ये कह रही है, द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हम कॉस्ट शीट के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, डालते हैं, वुड डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बताएगा कि कौन से खर्चे डालने हैं और कौन से नहीं, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहता है किस चीज के ऊपर, कि गलत खर्चा नहीं चले जाए भैया कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। वहां हमें कोई खर्चा करा है फाइनेंशियल में, बैड डेट हो गया मान लो, अब बैड डेट से क्या, तेरी गलती है ना, बैड डेट क्या यहां दिखा देगा तू, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो चीज नहीं आएगी यहां पर। अब सर ये हमें मैनेजमेंट यहां आके तो नहीं बताएगा, ये मैनेजमेंट हमें यहां आके तो नहीं आएगा। फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है ऋतिक कि मैनेजमेंट बताएगा कौन से खर्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्टिंग में डालने हैं और कौन से नहीं डालने। ये मतलब है फोर्थ पॉइंट का। जो इंफॉर्मेशन आप कॉस्ट शीट के अंदर इनकॉर्पोरेट करोगे, जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल से लेकर कॉस्टिंग में डालोगे, वो मैनेजमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालेगा। आप ये नहीं कहोगे कि सारे खर्चे ले लो फाइनेंशियल से, ना 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 ना, जो जितने कॉस्टिंग के में जरूरी होंगे उतने ही डाला जाएगा, सारे नहीं डाले जाएंगे।
मतलब फाइनेंशियल में लाखों ट्रांजैक्शन हो रही हो, हमें मतलब नहीं उससे, हमें तो वो ट्रांजैक्शन से मतलब है जो हमारे काम की है। ठीक है जी, ये है कॉस्ट शीट का मतलब। तो अगर मैं ऊपर से पढ़ूं, हिंदी में पढ़ता जाऊंगा, समझते रहना। कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बनाई जाती है ये शो करने के लिए कि कितना आउटपुट आपने जनरेट करा एक अकाउंटिंग पीरियड में और उस पर कितना खर्चा हुआ है। जो खर्चा आपका होगा उसका आप ब्रेक करोगे अलग अलग हेड में, मटेरियल में, लेबर में, प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड्स में, अलग अलग। कोई भी डाटा जब कॉस्ट शीट के अंदर डाला जाता है वो कलेक्ट किया जाता है अकाउंटिंग से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, और आप इस डाटा को रेगुलर बेसिस पर और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पीरियड पे कलेक्ट कर सकते हैं, या आपकी मर्जी। सारा का सारा डाटा फाइनेंशियल से कॉस्टिंग में नहीं डाला जाएगा। मैनेजमेंट हमें बताएगा कि कौन सा डाटा फाइनेंशियल से, कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल से लेकर कॉस्टिंग में डालनी है और कौन सी नहीं डालनी। और मैनेजमेंट में हमने बता भी दिया। सर क्या मैनेजमेंट में हमें बताया? हाँ, मैनेजमेंट ने हमें बताया। देखो, एक्सपेंस का ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? सर रॉ मटेरियल कहां पर आएगा? डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है। सर अगर मैं लेबर को वेजेस दूंगा वो किसका पार्ट है? डायरेक्ट लेबर का पार्ट है। अगर मैं स्टाफ को सैलरी देता हूं ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो जब आपके पास डिफरेंट खर्चे होते हैं और उसको आप अलग अलग हेड में डाल देते हो, आपने कहा रॉ मटेरियल तो डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है, वेजेस देना तो डायरेक्ट लेबर है, सैलरी को, स्टाफ को सैलरी दूंगा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, एडवर्टाइजमेंट कराना सेलिंग का पार्ट है, रेंट शोरूम रेंट का देना, शोरूम रेंट देना किसका पार्ट है? सेलिंग का पार्ट है, ड्राइवर की सैलरी देना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, फैक्ट्री का रेंट देना फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफिस का रेंट देना ऑफिस ओवरहेड है। तो मतलब जब आप सारे खर्चों को इन 5 हेड में डाल देते हो, कहां 5 हेड है? एक तो हो गया रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस तो चलो चलो 6 कर लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जब ये 6 हेड में आप डाल देते हो उसको ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट कहते हैं। अब मैंने आपको बताई थी ये बात पहले भी कि ओवरहेड के अंदर 3 मेन हेड होते हैं। एक तो फैक्ट्री के ओवरहेड होते हैं, एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होते हैं और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या है? फैक्ट्री के अंदर 2 टाइप के खर्चे होते हैं, एक डायरेक्ट जो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने से होता है और एक इनडायरेक्ट। अच्छा, फैक्ट्री के डायरेक्ट खर्चे को क्या कहते हैं बताओ सर? फैक्ट्री के डायरेक्ट खर्चे को क्या कहते हैं? फैक्ट्री के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को क्या कहेंगे? प्राइम कॉस्ट कहते हैं। बहुत बढ़िया। फैक्ट्री के सारे एक्सपेंस को क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। तो फैक्ट्री के डायरेक्ट एक्सपेंस को प्राइम कॉस्ट और इनडायरेक्ट को फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सारे खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं इसलिए ओवरहेड लगा दिया, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ गया। जरा आ जाओ इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में नहीं ना हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में, क्योंकि ना तो ये शुद्ध हिंदी लिखी है और ना ही शुद्ध इंग्लिश। जब हम एक्सपेंस को अलग अलग हेड में एलोकेट करते हैं उसको हम कॉस्ट ब्रेकडाउन है, कॉस्ट का ब्रेकअप कहते हैं। ये गलत लिखा है, उसको हम कॉस्ट का ब्रेकडाउन नहीं कहते, ब्रेकअप कहते हैं, ब्रेकअप। तो सॉरी, फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं क्या सर? बताऊंगा फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, अभी नहीं, अभी ये समझ में आया कॉस्ट शीट किसे कहते हैं। अब मैनेजमेंट ने, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे ट्रांजैक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं ले सकते। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कॉस्टिंग में नहीं आती। ये रही लिस्ट, मैनेजमेंट ने बता दी। कह रहा हम पहले से बता रहे हैं आपको, हम पहले से आपको बता रहे हैं, बाद में रोना मत कि नहीं बताया था, हम बता रहे हैं, ध्यान सुन लो। कह रहा है ये वाले जो खर्चे हैं वो फाइनेंशियल के पार्ट है, कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है, तो इन खर्चों को कहीं भी कॉस्टिंग में नहीं शो करोगे। दिख रहा है आपको? कॉस्ट शीट का मतलब समझ में आया नहीं आया? पहला है इनकम टैक्स। एक बात मुझे बताओ यार, इनकम टैक्स तो 2 का हो सकता है, या तो प्रोप्राइटर का हो सकता है या कंपनी का इनकम टैक्स हो सकता है। यार कंपनी जो कमा रही है, सुनो सही, अब मैं एक बात सुनना, मेरी बात सुनना, कोई खर्चा आपने किया, बड़ा आसान है इसको समझना, अगर आप एक बात लाइन समझ लोगे ध्यान से। कोई खर्चा आपने किया, अगर वो जो खर्चा आपने किया
अगर वो अपने कस्टमर से रिकवर करोगे, खर्चा आप कर रहे हो, अगर वो खर्चा जब आप अपने कस्टमर से रिकवर करोगे तो वो खर्चा कॉस्ट शीट में आएगा। पहली बात, सिंपल सी बात है, जो खर्चा मैं कर रहा हूं, रॉ मटेरियल का खर्चा कर रहा हूं, तो जब मैं प्रोडक्ट बेचूंगा तो रॉ मटेरियल कॉस्ट रिकवर करूंगा नहीं करूंगा? करूंगा। रॉ मटेरियल खर्च करा, पैसे खर्च करे, लेबर को वेजेस दी प्रोडक्ट बनाने के, वो पैसे खर्च करे। भाई जो भी खर्चा मैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगा रहा हूं, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट, तो वो पैसा मैं कस्टमर से रिकवर भी तो करूंगा, प्रॉफिट ऐड करके। टोटल कॉस्ट खाऊंगा, फिर इसमें प्रॉफिट ऐड करूंगा, तब जाकर बेचूंगा मैं। तो सिंपल आपको एक चीज समझ में आ रही है कि कॉस्ट शीट के अंदर वो खर्चा आता है जो आप खर्च करते हो और बाद में कस्टमर से रिकवर करने की सोचते हो। राइट? बताइए सर, सही कह रहा हूं मैं? कॉस्ट शीट के अंदर आप वो खर्चा डालोगे जो आपने खर्च किया और आप कहोगे ये पैसा तो मुझे कस्टमर से रिकवर करना है, बेच कर जब मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगा तो। क्लियर है? अब मुझे बताओ, कंपनी अपना इनकम टैक्स देगी, कंपनी अपना इनकम टैक्स देगी, क्या वो अपने कस्टमर से रिकवर कर लेगी? अरे हमने तो इनकम टैक्स भी भरा था, लाओ इनकम टैक्स का पैसा हमें दो जो हमने भरा है गवर्नमेंट को। बताओ, क्या कंपनी इनकम टैक्स जो भरेगी अपना, वो कस्टमर से रिकवर कर लेगी? कहे हमने तो अरे गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दिया है जी, जो प्रोडक्ट बेचूंगा इनकम टैक्स चाहिए मुझे। ऐसा तो ना होता है। समझिए आप, एक ही लाइन समझनी है, वो खर्चा जो आपने किया और उसका पैसा कस्टमर से रिकवर करने की सोचोगे तो वो कॉस्ट शीट में डाल देना। अगर आपको वो पैसा कस्टमर से रिकवर करना है तो कॉस्ट शीट में डाल देना, वरना मत डालना। अब इनकम टैक्स कभी कॉस्ट शीट में थोड़े ना आएगा दोस्त, इनकम टैक्स कॉस्ट शीट में थोड़ा ना आएगा। क्लियर है नहीं? चलिए, डिविडेंड टू शेयर होल्डर। डिविडेंड क्या होता है भाई? जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो ना, तो उसका जो रिटर्न आता है, अब मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, मैंने किसी कंपनी में पैसा लगा दिया और शेयर खरीदकर पैसा लगाया, तो उसका जो रिटर्न होगा वो डिविडेंड होगा। यार ये तो इनकम है, कॉस्ट शीट में तो सिर्फ कॉस्ट ही जाती है, खर्चा ही जाता है, इनकम तो भूल ही जाओ, इनकम तो आनी से रही। डिविडेंड क्या होता है? इनकम। अच्छा सर, ये भी तो हो सकता है कि किसी पर्सन ने हमें पैसा दिया और हम उस पर डिविडेंड दे रहे हो। भाई दो चीज हो सकती है ना, या तो आप डिविडेंड को मिल रहा है या आप डिविडेंड दे रहे हो। भाई आप मुझे बताओ, शेयर इशू क्यों करा जाता है? बचपन में आपको बिजनेस की क्लास में पढ़ाया था, अब ये मत बोलना नहीं पढ़ाया था, गला घोट दिया जाएगा आपका। निकालो मुझे, बताइए सर, बताइए। कह रहे गला घोट देंगे सर, नहीं बताना, चीजों को मुहावरा मुहावरा की तरह लीजिए। रेजिंग फंड, यस, बहुत बढ़िया, तालियां भाई, लड़के के लिए, प्रशांत के लिए। भाई पैसा चाहिए होता है हमें, इसलिए हम शेयर इशू करके मार्केट से पैसा उठाते हैं, लोगों से अपने राइट्स बेचकर लोगों से पैसा लेते हैं, तो हमें पैसे की जरूरत होती है। अब एक बात बताओ, कंपनी को पैसों की जरूरत थी, कंपनी ने शेयर बेच दिए, अपने अपने अधिकार बेच दिए, कंपनी के कुछ अधिकार राइट्स बेच दिए, लोगों ने पैसा दिया कि हम इस कंपनी में पैसा लगाते हैं, आपने मेरी कंपनी में पैसा लगा दिया, मैं आपको हर साल डिविडेंड दूंगा, अगर मेरी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मैं हर साल डिविडेंड दूंगा। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, जो डिविडेंड आप शेयर होल्डर को दे रहे हो, क्या वो डिविडेंड कस्टमर से अपना प्रोडक्ट बेचकर रिकवर कर लोगे? बताओ सर, आप बताओ, आप बताओ सर, ये जो मैं क्या बताऊं इसमें, आप ही बता दो, क्या बताना इसमें रह गया है? या डिविडेंड दूंगा मैं किसी चीज को, तो वो पैसा दोनों रिकवर करूंगा कस्टमर से, तो इसका मतलब ये कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। आया समझ में? अब आ रहा समझ में कि क्या कॉस्ट शीट में आना चाहिए और क्या नहीं? वो खर्चा जो आप कर रहे हो, अगर आप कहते हो कि ये पैसा तो कस्टमर से रिकवर करना चाहिए, तो वो पैसा कॉस्ट शीट में आएगा। क्लियर? आ जाओ, पहले समझो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। मेरी बात सुनिए, आपने मेरे शेयर खरीदे, मेरे नहीं, मेरी कंपनी के शेयर खरीदे, आपने कहा सर कितने के बेच रहा हूं? मैंने कहा 10 रुपए का बेच रहा हूं, मैंने कहा 10 रुपए का बेच रहा हूं जी शेयर। शेयर कौन सा वाला? मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू करा है, इक्विटी शेयर का तो रिडम्पशन होता है, प्रेफरेंस शेयर। आपने मेरी कंपनी को 1 लाख रुपए दिए और 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए। अब एक शेयर था, मान लो प्रेफरेंस शेयर था 100 रुपए, लेट सपोज कि एक प्रेफरेंस शेयर था 100 रुपए, एक प्रेफरेंस शेयर कितना था? 100 रुपए का था। अब अगर आपने मेरी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है, मैंने आपको उसमें से 1 लाख, अगर एक 100 रुपए का है तो मैं आपको कितने पैसे दूंगा? 1000 प्रेफरेंस शेयर दूंगा। अगर एक शेयर 100 का है तो 1000 प्रेफरेंस शेयर दूंगा। बिल्कुल सर देंगे। तो आपने मेरी कंपनी के 1000 प्रेफरेंस शेयर खरीदे 100 रुपए वाले,
और प्रेफरेंस शेयर में एक विशेषताएं होती है, फीचर्स होता है कि प्रेफरेंस शेयर का पैसा कंपनी को लौटाना होता है आफ्टर 10 to 15 ईयर। 10-15 साल बाद प्रेफरेंस शेयर का कंपनी, अलग अलग कंपनी का हिसाब है, पर ये पैसा लौटाना होता है। तो जो आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे उसमें मैं आपको एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट दूंगा, मान लो लेट्स सपोज 8%। तो आपने मेरे को 1 लाख रुपए दिया, हर साल मैं आपको 8,000 रुपए इंटरेस्ट दूंगा और 10-15 साल बाद ये पैसा आपको लौटा दूंगा। मान लो दोस्तों, चाहे डिविडेंड की बात कर लो, चाहे डिविडेंड की बात कर लो, चाहे आपके सॉरी डिबेंचर की बात कर लो, चाहे प्रेफरेंस शेयर की, इक्विटी शेयर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। 15 साल बाद मैंने कहा कि मैं आपको 15 साल तक 8% हर साल इंटरेस्ट दूंगा, इस पे डिविडेंड दूंगा, मतलब हर साल डिविडेंड दूंगा, और 15 साल बाद आपने जो 1 लाख रुपए दिया था वो आपको वापस कर दूंगा। मैंने कहा ठीक, आपने कहा ठीक है। अब 15 साल आ गए, मान लो आज मेरा पैसा वापस करने का दिन है। तो जब जो प्रेफरेंस शेयर का पैसा मैंने लिया था और आज मैं उसको वापस कर रहा हूं, 1 लाख रुपए जो दिए थे आपने, आज 15 साल बाद जब मैं आपको 1 लाख रुपए वापस करूंगा तो उसको कहते हैं रिडम्पशन ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं इसको? रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है जिस प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर वालों से आपने पैसा लिया था उसको आप वापस कर रहे हो, उसका पैसा आप लौटा रहे हो, इसको क्या कहते हैं? रिडम्पशन। समझ में आया? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? जो पैसा आपने लिया था उसको आप वापस कर रहे हो, वापस करने को रिडम्पशन कहते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट डिविडेंड की बात नहीं कर रहा। 1 लाख लिए थे, वो 1 लाख लेकर वापस करोगे तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। अब 15 साल कंपनी ने आपका पैसा यूज करा, कंपनी बहुत ग्रो हो गई, बहुत पैसा कमाया। अगर आप नहीं होते, आपने 1 लाख नहीं दिए होते तो कंपनी इतना पैसा नहीं कमा पाती। तो बहुत सारे प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर वालों को कंपनी ने कहा कि आपने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया है दोस्तों, अगर आप नहीं होते तो आज हम इतना ग्रो, इतना एक्सपेंड नहीं कर चुके होते। ये पैसा जो आपका मिला, आपके पैसा यूज करके हमने इतना बड़ा करा है बिजनेस, तो इसलिए हम आपको 1 लाख नहीं 1.5 लाख रुपए वापस करेंगे। ओ ये बात, यस। डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर वाले खुश, कह रहे 1 लाख दिया था, 15 साल बाद 1.5 लाख मिल गया और साथ में इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है हर साल। तो कंपनी वालों ने कहा कि 1 लाख नहीं, आपको 1.5 लाख वापस करेंगे। आपने तो 1 लाख दिए थे, हम आपको 1 लाख से 50,000 ज्यादा देंगे। जो पैसा आपने ज्यादा दिया 50,000 पे, इसको कहते हैं प्रीमियम पे रिडम्पशन कर देना। क्या बोलते हैं इसको? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या फिर शेयर। आया समझ में? नहीं आया? बताइए। प्रीमियम का मतलब समझ में आया? 1 लाख रुपए दिया था और वापसी भी हमें 1 ही लाख कर रहा था, हमने ज्यादा दे दिए उसको, तो जितने ज्यादा दिए उसको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहते हैं। क्लियर है? अब मुझे बताओ, अगर आप वो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा जो दे रहे हो ना, प्रीमियम का पैसा जो दे रहे हो आप एक्स्ट्रा, ये पैसा कस्टमर से चार्ज करोगे आप? भाई मत दे, कस्टमर से कैसे चार्ज कर लेगा भाई? हमने बोला देने के लिए, मत दे उसको। तो जो पैसा तुम अपनी इच्छा से दे रहे हो उसको एक्स्ट्रा, वो कस्टमर से चार्ज कर लोगे तो फायदा क्या हुआ? तो ऐसा पैसा हम कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे, तो उसको कॉस्ट शीट में भी नहीं डालेंगे। प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या फिर शेयर का पैसा हम कस्टमर से चार्ज नहीं करते। भाई मैंने एक एसेट खरीदी, मशीन 10 लाख रुपए की। 1 साल बाद वो मशीन पर डेप्रिसिएशन लग गया 1 लाख रुपए, मशीन की वैल्यू होगी 9 लाख। अब मैंने कहा ये मशीन बेच देता हूं, तो मैंने वो मशीन बेचने गया तो मशीन वाले, खरीदने वाले कह रहे हम तो जी इसके 7 ही लाख देंगे आप। कैसे कैसे देंगे 7 लाख? मैंने उनसे बोला नहीं भाई, थोड़े बढ़ने चाहिए, 1 ही साल हुआ है मशीन को, ये वो करके मैंने बोला लगभग 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा लो, 9 लाख तो दो एटलीस्ट। वगैरह नहीं, लास्ट आपको 8 लाख देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। मैंने बेच दी। अब मेरी मशीन 1 साल बाद कितने की दिख रही थी? 9 लाख की, क्योंकि 1 साल चलाऊंगा तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन तो लगना चाहिए मशीन पे। 9 लाख की मशीन मैंने 8 लाख के जाकर बेच दी, मुझे लॉस हो गया। ऐसे लॉस को कैपिटल लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल लॉस। एसेट को बेचने से होने वाले लॉस को कैपिटल लॉस कहते हैं। क्या बोला? एसेट को बेचकर होने वाला लॉस मींस कैपिटल लॉस। अब जो ये लॉस हुआ है, क्या ये कस्टमर से चार्ज करोगे क्या आप? नहीं, मत बेचता भाई मशीन। क्यों बेची तूने? देखो जो जो लॉस होगा, जो तू फालतू का खर्चा करेगा, सारा कस्टमर जो ना चार्ज करेगा। इसलिए कैपिटल नेचर के लॉस, कैपिटल लॉस का मतलब क्या हुआ? किसी भी एसेट को बेचकर होने वाला लॉस क्या होता है? हमारा कैपिटल लॉस होता है। इसको हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको कॉस्ट शीट में नहीं डालेंगे। पर ये लॉस तो फाइनेंशियल अकाउंट के P&L अकाउंट में जाएगा नहीं जाएगा? सर लॉस तो जाएगा,
फाइनेंशियल को क्या मतलब, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों को कोई मतलब नहीं होता कि कस्टमर से याद करना, वो तो सारा खर्चा ढकाते हैं भाई, सारा खर्चा, सारा लॉस डेबिट में, सारी इनकम, सारी गेन क्रेडिट में, उनको मतलब नहीं होता। फाइनेंशियल में तो रिकॉर्ड करेगा पर कॉस्टिंग में नहीं जाएगा। यार मैं किसी को डोनेशन, अब ये क्या हो रहा है, कंपनी पता क्या कह रही है, कंपनी कह रही है हम 1 करोड़ रुपए डोनेट करना चाहते हैं, फिर साइड में से कंपनी कह रही है इस प्रोडक्ट पे चार्ज कर दो 1 करोड़ रुपए, इस तरह से ले लेंगे। यहां हल्ला बोल रही है कि 1 करोड़ रुपए डोनेट करेंगे हम, और वो पैसा कस्टमर से प्रोडक्ट में ऐड करके ले रहे हैं। क्या फायदा तुम्हारा डोनेट करने का? किसी भी टाइप का डोनेशन, किसी भी टाइप का चैरिटी अगर कंपनी कर रही है, वो अपनी इच्छा से कर रही है, वो पैसा कस्टमर से चार्ज नहीं करा जा सकता भैया। डोनेशन और किसी भी नेचर का चैरिटी, वो पैसा कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकता। आपने बैंक से लोन ले लिया, आपको एक्सपेंड करना था, आपके अपने बिजनेस को बढ़ाना था, आपने बैंक से लोन लिया, बैंक वाले ने कहा कितना चाहिए, आपने कहा 10 करोड़ रुपए दे दो, आपने लोन ले लिया। बैंक वाला कह रहा है कि भैया 10 करोड़ रुपए हर साल 8% का इंटरेस्ट लगेगा। 8% का मतलब लगभग 8 लाख रुपए आपको हर साल देने पड़ेंगे 10%, 10 करोड़ का। मुझे नहीं पता 8 लाख होते हैं या 80 लाख रुपए, कितने हो गए 10 करोड़ के 8% कितना हो गया, 80 लाख रुपए, है ना। अस्सी लाख रुपए आपको हर साल देने पड़ेंगे। हमने कहा दे देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, बैंक का से जो लोन लिया, ये डिबेंचर वालों से जो पैसा उन्होंने लिया, उस पर जो आप हर साल इंटरेस्ट दोगे बैंक को या डिबेंचर वालों को, क्या वो पैसा कस्टमर से चार्ज करोगे? क्यों करेंगे भाई, तूने क्यों लिया लोन? कस्टमर कहेगा हमारे तू मतलब तू लोन ले, उसका पैसा भी कस्टमर चल, हमने तो नहीं बोला था तुझे लोन लेने को। तो क्या जो तू प्रोडक्ट बेचेगा उससे तू कस्टमर से चार्ज कर लेगा, इंटरेस्ट भी चार्ज कर ले तू, ये सब चार्ज कर ले, डोनेशन भी चार्ज कर ले हमसे, ले तेरा खरीदेंगे नहीं, जा अब कर ले, बेच ले, किसको बेचेगा तू, तेरा खरीद ही नहीं रहे हम तो किसी और कंपनी के बजा रहे, बगल वाली कंपनी के बजा रहे, जा जो करना वो कर ले, सारा चार्ज कर ले, डोनेशन चार्ज कर, चैरिटी चार्ज कर ले, प्रीमियम तू अपनी इच्छा से बांट पैसा, फिर हमसे ले ले वो पैसा। ऐसा तो ना होता यार भाई, जितने का प्रोडक्ट बना उसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर और ले, सब तो ना मांगेगा। इसलिए कोई भी इंटरेस्ट अगर आप देते हो किसी लोन पर, किसी डिबेंचर वालों पे कोई इंटरेस्ट देते हो, तो वो पैसा भी आप कस्टमर से चार्ज नहीं करोगे, तो वो भी कॉस्टिंग में नहीं जाएगा। कैपिटल नेचर के खर्चे बताओ कौन से होते हैं? एसेट खरीदना कैपिटल नेचर का खर्चा है। बाकी मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी वो खर्चे जो हम कर रहे हैं और जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर हम उठाते हैं, जैसे कि एसेट्स हो गई, किसी भी एसेट, चाहे मैं इस पैनल की बात कर लूं, ये मेरे लिए एसेट है, इस पे जो मेरा 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, ये मैं ओवर द पीरियड ऑफ यूज करूंगा ना, मैं जितना साल यूज करूंगा उतने साल ही तो मेरे खर्चा वसूल हो रहा है। अब ये तो नहीं 1 साल में खर्चा करा, तो हैवी कितने भी कोई भी एसेट जब हम खरीदते हैं तो एसेट खरीदने का खर्चा कैपिटल नेचर का होता है, तो आप ये पैसा भी कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है जी। अगर आप शेयर बेचते टाइम या डिबेंचर वालों को पैसा देते हैं, डिस्काउंट दे रहे हो, कस्टमर कह रहा है ये भी चार्ज कर लियो, ये भी कर लियो तू चार्ज, पहले तो तू बांट रहा था फ्री में पैसे, अब वो तेरे को पैसे दे रहे तो कह रहा नहीं 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 मत दे, पैसे मत दे, 10 रुपए कम दे दे, ऐसा ना होता है, ये भी चार्ज कर ले। वो तेरे को एक डिबेंचर के 100 रुपए दे रहा है, तू क्या कह रहा है नहीं नहीं 100 मत दो, आप 90 दो, जब हमें पेमेंट करनी होगी हम 100 कर देंगे, और जो 10 रुपए का तेरे को लॉस हो रहा है वो भी चार्ज कर ले हमसे। हम तो इसलिए बैठे हैं ना कस्टमर, हम पागल है तो सब चार्ज कर ले हमसे। एक तो वो तेरे को हंस के दे रहा है 100, और तू क्या कर रहा है नहीं नहीं जी नहीं 100 क्यों दे रहे हो, डिस्काउंट लो 10 रुपए का, 90 दो सिर्फ एक डिवेंचर पे, तेरे को तो लॉस हो रहा है। तो ऐसा लॉस भी चार्ज नहीं करेंगे भाई, ऐसे लॉस भी चार्ज नहीं करने देंगे। ठीक है जी। तो कोई भी डिस्काउंट दे रहे हो आप शेयर पे या डिवेंचर पे, वो पैसा आप कॉस्टिंग में नहीं ऐड कर सकते, नहीं तो आप चार्ज। कमीशन टू मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर कह रहा है मैं काम कर रहा हूं मुझे कमीशन दो, कंपनी कह रही ठीक है जी आप काम करो कमीशन ले लो जी, कस्टमर कह रहा हाँ हाँ आजा ये भी चार्ज कर लियो तू, अब तो डायरेक्टर कम वो भी वो भी कर ले तू चार्ज, कस्टमर साइड से, कस्टमर गेट खोल के साइड में बैठा हुआ है, हाँ ये भी कर ले तू चार्ज, तो ये भी कर ले, डायरेक्टर कमीशन दे। अबे तो कमीशन दे या तो उसको प्रॉफिट बांट, हमें क्या मतलब, उसको हमारे लिए काम कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है अपने हाथों से, जिसको अगर वो डायरेक्टर अपने हाथों से प्रोडक्ट बना रहा होता ना, तो तू जो पैसा देता हम कहते चार्ज कर ले, बैठा बैठा साइन कर रहा है पेपरों में, कमीशन ले रहा है, मत दे कमीशन, भगा दे इसको यहां से डायरेक्टर को, कोई और डायरेक्टर बिठा दे जो कमीशन ना ले।
कस्टमर साइड से खड़ा होकर देख रहा, तो बेटा तू जहां जहां तूने कहा ना ये ऐड कर दूंगा, वहीं तेरा गर्दन में तलवार लगा दूंगा मैं। ऐसे कैसे करने दूंगा ऐड? कमीशन ही ऐड होगा। चल, अब यहां पर लिखा है अंडर राइटर कमीशन। अब ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि अंडर राइटर कमीशन क्या होता है डिटेल में। कहता है कोई भी गुडविल कस्टमर ही देख रहा है। हाँ, अब किस बात पर आया है? कह रहा है भाई गुडविल, गुडविल का मतलब पता है क्या होता है? हाँ, कस्टमर कह रहा है क्या होता है? गुडविल मतलब होता है नाम। हमारा नाम इतना है, देखो हमारे 1 करोड़ की वैल्यू है हमारे नाम की, 1 करोड़ की वैल्यू हमारे नाम की। कस्टमर कह रहा है ये भी चार्ज करेगा? वो तो बनता है। अरे तेरे नाम का हमें क्या करना है ये बता तू। हमें फर्क नहीं पड़ता जब हम कुछ खा रहे होते हैं, जब हम कुछ खा रहे होते हैं, हमें भूख लग रही है, हम कुछ खा रहे हैं, हम नहीं देखते घंटा भी कि कौन सी कंपनी का। हट, हमें सिर्फ पेट भरना है। तेरे नाम से हमें कोई मतलब नहीं, तुम मर मेरी तरफ से, तू अपना नाम मतलब, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है खाना अच्छा होना चाहिए, जो हम पैसे दे रहे हैं उसका वैल्यू का निकले। तेरे नाम की ऐसी की तैसी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अब कंपनी कस्टमर से कह रही है भाई कस्टमर इधर आ, पता क्या होता है? अब कंपनी कस्टमर को समझा रही है कि भाई देख ऐसी बात है, तूने सारे खर्चे तो मना कर दिए डालने से, अब एक बात सुन, मेरी बात ध्यान सुनेगा। उन्होंने कहा सुना। कह रहा भाई देख भाई मैंने कंपनी खोली, तो उसने कहा हाँ ठीक। कस्टमर कह रहा हाँ ठीक है कंपनी खोली। कह रहा भाई कंपनी खोलने के लिए ऐसी तो ना कंपनी खुल जाती है, इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं, लीगल प्रोसेस होते हैं। कंपनी खोलो, पहले नाम रजिस्टर कराओ, फिर कंपनी रजिस्टर कराओ, ठीक है, फिर पैन कार्ड बनाओ, फिर किसी चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी को बुलाकर उससे बोलो हमारी कंपनी खोल दो, वो पैसे लेगा सर। फिर इतने सारे लीगल डॉक्यूमेंट है, उसके खर्चा होगा। कस्टमर कह रहा है बेटा ये चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं तुम हमें। कंपनी कह रही हाँ ये तो होना ही चाहिए चार्ज, ये तो होना ही चाहिए। कस्टमर कह रहा है बेटा तो नहीं भी खुलती ना तब भी हम जी रहे होते, तो खुली क्यों ये बता। कस्टमर कंपनी से कह रहा तो खुली क्यों, तुम मत खोलता। मतलब कंपनी खुलने से पहले के जो खर्चे होते हैं उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है। कंपनी के खुलने से पहले खर्चे क्या हो सकते हैं? कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना, ट्रेडमार्क लेना, गुडविल का ट्रेडमार्क मतलब गुडविल जो उसका नाम है, नाम का वो लेना, नाम का रजिस्टर करवा लेना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी को पैसे देना कंपनी खुलवाने के, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी कराओ, उसमें साइन करा, ये वो बहुत झंझट है, उन सब पे पैसा खर्च होता है। कहता है वो होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। कंपनी खोलने से पहले ये खर्चे क्या होते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं दोस्तों। तो ऐसे खर्चे भी कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। रिजर्व फॉर बैडअप। अगर आपको लग रहा है, अगर किसी कंपनी को लग रहा है कि मेरे फ्यूचर में बैडअप होने वाले हैं, तो उसके लिए जब आप पहले से पैसा निकाल कर चलते हो तो वो कस्टमर से नहीं ले सकते। आप अपने प्रॉफिट में से निकालो, जो हमसे प्रॉफिट ले रहे हो ना आप उसमें से निकाल के रखो। आप बैडअप के लिए पैसा रिजर्व जो बना कर रखो बैडअप के लिए, वो अपने प्रॉफिट में से करना, हमसे मत चार्ज करना वो। तो रिजर्व अगर आपने बैडअप कर लिया है तो वो भी कस्टमर से चार्ज नहीं किया जा सकता, मतलब कॉस्ट शीट में नहीं है। जितने भी रिजर्व है और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का मतलब होता है जब कंपनी अपने सारे ऑनर का खर्चा भी माइनस करके जो नेट प्रॉफिट बचता है। एक तो सारा प्रोडक्ट का खर्चा, सब कुछ खर्चा माइनस कर लिया, एक तो कंपनी का सारा खर्चा माइनस कर लिया, इसके ऑनर की सैलरी, ऑनर का कमीशन, डायरेक्टर कमीशन, जो भी ऑनर है उनसे सभी के खर्चा माइनस करने के बाद जो बच जाए एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। जैसे पार्टनरशिप में आपने पढ़ा होगा कि पहले नेट प्रॉफिट आता था, वहां पर पार्टनर के सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारी सैलरी, वेज, कमीशन जो मिलता था हटाकर जो लास्ट बच जाता था वो आपके पास एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होता है। कहता है जब आप उसको ट्रांसफर करोगे ना वो भी हमारे पास नहीं आएगा। प्रॉफिट की तो बात ही मत करना हमसे, खर्चे की बात करो, कॉस्ट की बात होनी चाहिए, प्रॉफिट की इनकम की बात नहीं चाहिए हमें। शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि मान लो आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, ठीक है ना, तो अगर हमारी कंपनी क्या कर रही है, टाटा कंपनी का शेयर खरीदी है। अब टाटा कंपनी का एक शेयर था 100 रुपए का, अब वो टाटा कंपनी हमें इशू करी है एक शेयर 120 रुपए का, हम उसका खरीद रहे हैं, तो हमने 20 रुपए जो एक्स्ट्रा दिए हैं शेयर खरीदने में, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम पे हमने शेयर खरीदे। क्या बोला है? प्रीमियम पे शेयर खरीदे। 100 रुपए का शेयर अगर हम 120 रुपए का खरीद रहे हैं तो हमने वो प्रीमियम पे खरीदा है 20 रुपए, तो ये 20 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा पे करे हैं शेयर खरीदने के लिए वो कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते अगर आप कोई शेयर प्रीमियम पे खरीद रहे हैं तो। कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट दोगे वो भी चार्ज नहीं करोगे, प्रोपराइटर अगर पैसा ले जाए वो भी चार्ज नहीं करोगे, और किसी भी टाइप के पर्सनल एक्सपेंसेस चार्ज नहीं होंगे ओनर के कस्टमर में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉस्ट में नहीं आएगा,
ड्राइंग्स अगर ले जाए कोई ऑनर वो भी नहीं आएगा, और किसी भी नेचर का पर्सनल एक्सपेंस नहीं आएगा, जैसे कि इनकम टैक्स भर दिया कंपनी ने ऑनर का, वो भी नहीं आएगा। तो ये 17 आइटम आप याद रखिएगा। इन 17 आइटम में कोई मैनेजमेंट ने बताया है ये 17 में से कोई भी आइटम कॉस्ट शीट के अंदर नहीं आएंगे दोस्तों। लो जी, यहां पर इस क्लास के अंदर कॉस्ट शीट की तो डेफिनेशन और कॉस्ट शीट की तो मीनिंग खत्म हो गया दोस्तों। अब मेरा स्टार्ट होगा प्रैक्टिकल। जो कि मांग ऑनर के पार्ले जी नहीं आएगा, ऑनर का पार्ले जी नहीं आएगा। हाँ खा ले, तू पार्ले जी खा ले बेटा, तू पढ़ाई मत कर, तू पार्ले जी खा। और जी मैंने जीनियस नहीं बनेगा तुझसे, पार्ले जी खा। चलिए बस आज की क्लास में थ्योरी थी, कॉस्ट का मतलब समझा दिया मैंने आपको, सॉरी कॉस्ट शीट का मतलब बताया कि कॉस्ट शीट कब बनाते, कैसे बनाते हैं, कॉस्ट शीट में कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। कल वाली क्लास के अंदर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाऊंगा और फिर क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए रात को मिलते हैं बेटा। पार्ले जी खा रहा है रामी मानुस। चलिए बाय बाय।